আমার সোনার বাংলা। सकल के नमस्कार जानाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान श्री जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल जी, अन्य मंत्रीगण के मेरे साथी, सभी सांसदगण और यहाँ उपस्थित कला और साहित्य जगत के सभी वरिष्ठ महानुभाव, प्रबुद्धजन, देवी और सज्जनों, संस्कृति और साहित्य की तरंग और उमंग, इससे भरा हुआ एक कोलकाता और इसके वातावरण में आकर मन और मस्तिष्क आनंद से भर जाता है। एक प्रकार से मेरे लिए खुद को तरोताजा करने का और बंगाल की वैभवशाली कला और संस्कृति को पहचानने का, उसे नमन करने का अवसर है। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले जब आकर के इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर बहुत सी पुरानी यादें भी ताजा हो गई। तब लड़कपन का समय था। जीवन को, जीवन के रहस्य को, उसके उलझनों सुलझनों, जैसे हर किशोर के मन में रहता है, मेरे मन में भी रहता था। बहुत कुछ जानने की उत्कंठ इच्छा रहती थी। कई सारे सवाल होते थे और ढेर सारे जवाब होते हैं, उसमें से सही जवाब ढूंढना भी बड़ा कठिन होता था। उन सवालों के समाधान के लिए, स्पष्टता के लिए कभी इधर तो कभी उधर किसी खोज में लगे रहते थे। और तब उस उम्र में ये कोलकाता की भूमि, ये बेलूर मठ की पवित्र मिट्टी मुझे खींच करके ले आती थी। आज जब आपके बीच में था, इन सब चीजों को देखता था तो मन उन्हीं भावों से भर जाता था। और ये प्रदर्शनी ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन पलों को स्वयं जी रहा हूं जो उन महान चित्रकारों, कलाकारों, रंगकारों के रचे हैं, जिए। बांग्ला भूमि की, बंगाल की मिट्टी की अद्भुत शक्ति, मोहित करने वाली महक को नमन करने का मेरा अवसर है। इससे जुड़े अतीत और वर्तमान के सभी जनों को भी मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज पश्चिम बंगाल सहित भारत की कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत बड़ा दिन है। भारत की कला, संस्कृति अपने हेरिटेज को 21वीं सदी के अनुसार संरक्षित करने और उनको रीइन्वेंट, रीब्रांड, रिनोवेट और रीहाउस करने का राष्ट्रव्यापी अभियान आज पश्चिम बंगाल की इस मिट्टी से शुरू हो रहा है। इस अभियान का बहुत बड़ा लाभ कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को तो मिलना ही मिलना है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के
आर्ट और कल्चर से जुड़े आप सभी साथियों को और कला संस्कृति के लिए समर्पित बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परंपरा और पर्यटन ये दो ऐसे विषय हैं जिनका हमारी हेरिटेज से और हमारे इमोशंस से, हमारी पहचान से सीधा कनेक्ट है। केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने नए रंग रूप में रखें, ताकि भारत दुनिया में हेरिटेज टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनकर के उभरे। हेरिटेज टूरिज्म का पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल होगा। इससे पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में रोजगार के अनेक अवसर भी बनेंगे। इस कार्यक्रम के बाद रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने के लिए इंटरैक्टिव लाइट एंड साउंड सुविधा भी आज आरंभ होने जा रही है। साथियों, देश की हमेशा से ये इच्छा रही है कि अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का संरक्षण भी हो और उनका आधुनिकीकरण भी हो। इसी भावना के साथ जुड़ते हुए केंद्र सरकार देश की ऐतिहासिक इमारतों को रिनोवेट कर रही है, रिफर्बिश कर रही है। शुरुआत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी की धरोहर से की जा रही है। इन इमारतों में नई गैलरी, नई एग्जीबिशंस, साथ साथ थिएटर, ड्रामा और म्यूजिक कंसर्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ये भी तय किया गया है कि देश के 5 आइकॉनिक म्यूजियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। इसकी शुरुआत विश्व के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक इंडियन म्यूजियम कोलकाता से की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर में मौजूद म्यूजियम्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। साथियों, देश की इन धरोहरों को संजोने, संवारने और इनका सुंदरीकरण तो आवश्यक है ही, इनकी देखरेख और मैनेजमेंट के लिए जरूरी रिसोर्स का भी निर्माण करना होगा। इसी को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन का निर्माण और उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का पर भी विचार किया जा रहा है। साथियों, कोलकाता भारत के सर्वोच्च सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा है। आपकी भावनाओं के अनुसार अब कोलकाता की समृद्ध पहचान को नए रंग रूप में दुनिया के सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोलकाता की 4 आइकॉनिक गैलरीज, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग हो, बेल्वेडेयर हाउस हो, विक्टोरिया मेमोरियल हो या फिर मेटकाफ हाउस हो, इनके नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है। बेल्वेडेयर को म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड बनाने का विचार कई बार सामने आ चुका है। अब हमारे प्रयास
उस सपनों को साकार करने की दिशा में है। एक विचार, यहां जो भारत सरकार की टंकसाल है, उसको म्यूजियम ऑफ कॉइनेज एंड कॉमर्स के रूप में विकसित करने का भी हमारे मन में ख्याल है। साथियों, विक्टोरिया मेमोरियल की 5 गैलरी में से 2 गैलरीज का लंबे समय से बंद रहना सही स्थिति नहीं है। बीते कुछ समय से इनको खोलने के प्रयास हो रहे हैं। मेरा ये भी आग्रह रहेगा, जो तीसरी गैलरी है उसमें आजादी के आंदोलन में बंगाल के क्रांतिकारी योगदान को जगह दी जाए। विप्लवी भारत, इस विप्लवी भारत नाम से म्यूजियम बने, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, देशबंधु भागा जतीन, बिनोय, बादल, दिनेश, ऐसे हर महान सेनानी को यहां जगह मिलनी चाहिए। साथियों, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में जो हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो भावनाएं देश के मन में थी, वो हम सभी भली भांति जानते हैं। देश की उसी भावना का सम्मान करते हुए नेताजी के नाम पर लाल किले में म्यूजियम बनाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का नामकरण नेताजी के नाम पर किया गया। जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो लाल किले से ध्वजारोहण का सौभाग्य मेरे नसीब में आया। नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग भी बरसों से हो रही थी, जो पूरी हो चुकी है। साथियों, नए वर्ष में और ये नए दशक में अब देश को लगता है कि पश्चिम बंगाल के अन्य सपूतों के योगदान को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। अभी हम सभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इसी तरह 2022 में जब भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे, तब एक और सुखद संयोग बन रहा है। साल 2022 में महान समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा राम मोहन राय की 250वीं जन्म जयंती आने वाली है। देश के आत्मविश्वास को जगाने के लिए समाज में बेटियों, बहनों, युवाओं को गरिमा देने के लिए उनके जो प्रयास रहे हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाना जरूरी है। उनके 250वें जन्म जयंती वर्ष को हम एक वर्ष के तौर पर मनाएं, ये हम सभी का कर्तव्य है। साथियों, देश की विरासत का संरक्षण, हमारे महान व्यक्तित्वों, हमारे इतिहास का यही चित्रण राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग होता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी देश का जो इतिहास लिखा गया, उसमें इतिहास के कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, गुरुदेव टैगोर ने 1903 के अपने एक लेख में जो लिखा था, मैं इसका जिक्र आज बंगाल की इस पवित्र धरती पे जरूर करना चाहूंगा। गुरुदेव ने लिखा था, भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते
और याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए, पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहा। यह भारत का इतिहास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गुरुदेव की बात सिर्फ पढ़ रहा हूं। इस इतिहास में इस बात तो वर्णन ही नहीं है कि तब भारत के नागरिक, भारत के लोग क्या कर रहे थे। क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था? साथियों, गुरुदेव ने अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया था, आंधी और तूफान का। उन्होंने लिखा था, और टैगोर लिखते हैं, चाहे जितना भी तूफान आए, उससे भी ज्यादा अहम होता है कि संकट के समय, उस समय में वहां के लोगों ने उस तूफान का सामना कैसे किया। साथियों, गुरुदेव ने इस बात का ध्यान दिलाया था कि इतिहासकारों ने उस तूफान को घर के बाहर से ही देखा। जो लोग उस तूफान से निपट रहे थे, वो इतिहासकार उनके घर में गए ही नहीं। अब जो बाहर से देखेगा, वो तो सिर्फ तूफान ही देख पाएगा ना। उस तूफान से तब वहां के समाज ने, वहां के सामान्य मानवी ने कैसे मुकाबला किया, इस पर इतिहासकारों की नजर ही नहीं पड़ी। ये गुरुदेव कह के गए हैं। ऐसे में भारतवर्ष के इतिहास की बहुत सारी बातें पीछे ही छूट गई। साथियों, हमारे देश के इतिहास और उसकी विरासत पर दृष्टि डालें तो कुछ लोगों ने उसे सत्ता के संघर्ष, हिंसा, उत्तराधिकारी की लड़ाई तक, वहीं तक सीमित कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच, जैसा गुरुदेव ने भी कहा था, इतिहास का जो एक और पहलू है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं उसकी भी चर्चा इस विद्वत जनों के बीच करना चाहता हूं। साथियों, अस्थिरता के उस दौर में, हिंसा के माहौल में उसका सामना करना, राष्ट्र की चेतना को जागरूक रखना, उसे संभालना, उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दशक दर दशक, पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी ये कार्य किसने किया? हमारी कला, हमारे साहित्य, हमारे संगीत, हमारे बौद्धिक जनों, हमारे संतों, हमारे दार्शनिकों ने किया। और इसलिए भारत के हर कोने में आपको अलग अलग तरह की कला और संगीत से जुड़ी विशेष परंपराएं देखने को मिलेगी। भारत के हर क्षेत्र में आपको बौद्धिक जनों, संत जनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन व्यक्तियों ने, उनके विचारों ने, कला और साहित्य के अलग अलग स्वरूपों ने इतिहास को अपने ही तरीके से समृद्ध किया। और आप सभी ये भी भली भांति जानते हैं कैसे महान व्यक्तित्वों ने भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े सामाजिक सुधारों का नेतृत्व भी किया। भारत को आदि शंकराचार्य से संतों का आशीर्वाद मिला। अंदाल, अक्का महादेवी, भगवान बसवेश्वर, गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें प्रेरणा देता है। जब भारत के अलग अलग हिस्सों में भक्ति आंदोलन चला तो उस लंबे से कालखंड में
अनेक संतों और सुधारकों के गीतों, विचारों ने उसे समृद्ध किया। संत कबीर, तुलसीदास जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, संत तुकाराम जी समाज को जागृत करते रहे। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहां उस कालखंड में इस प्रकार के महापुरुष कार्यरत ना हो। समाज परिवर्तन के लिए राजा राम मोहन राय जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास आज भी उतने ही प्रेरणादायी हैं। इसी तरह हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गांधी जी, बाबा साहब आंबेडकर, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों को, भारत को, भारत के इतिहास को समृद्ध करते हुए देखते हैं। सामाजिक सुधार, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, उस दौर में महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी कोशिश करना, ये राष्ट्र की चेतना को जागरूक रखने के ही तो प्रयास थे। और जितने भी नाम आप देखें, बहुत से नाम में नहीं भी ले पाया, लेकिन उन्होंने साहित्य को, कला को, संगीत को ही अपने संदेशों का माध्यम बनाया। यही है कला, संगीत, साहित्य की ताकत। उन्होंने हथियारों की शक्ति से नहीं, जनशक्ति से परिवर्तन लाने का इतिहास रचा। शस्त्र के सामने शास्त्र का सामर्थ्य उन्होंने दिखा दिया। साथियों, किसी भी भूभाग की आत्मा का प्रतिनिधित्व वहां के लोगों की भावनाएं करती है। गीत, संगीत, कला, साहित्य के माध्यम से जो कहा जाता है वही जन भावनाएं होती है। राजनीति और सैन्य शक्ति तो अस्थायी होती है, लेकिन कला और संस्कृति के जरिए जो जन भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं वो स्थायी होती है। और इसलिए अपने समृद्ध इतिहास को, अपनी धरोहर को संजो कर रखना, उनका संवर्धन करना भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक ऐसी संपदा है जो हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग करती है। साथियों, संस्कृति की रक्षा करने के विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि पश्चिमी ज्ञान के दरवाजे हमारे लिए खुले, तकलीफ इस बात की है कि ये ज्ञान हम पर भारतीय संस्कृति के साथ समझौता करते हुए थोपा गया। आवश्यकता इस बात की थी कि दोनों में एक समन्वय हो जिसमें भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज न किया जाए, उसे समाप्त न किया जाए। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द थे। डॉक्टर मुखर्जी की ये बात उस दौर में भी महत्वपूर्ण थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें दुनिया की हर संस्कृति से कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आंच न आए। साथियों, बांग्ला भूमि में पैदा हुए पले बढ़े सपूतों ने, संतों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के महत्व को हमेशा समझा है, उसे इंटेलेक्चुअल नेतृत्व दिया है। आसमान में भले ही एक ही चांद चमकता हो, लेकिन दुनिया को भारत की चमक दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल ने अनेक चंद्र दिए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र, जगदीश चंद्र, केशव चंद्र, बिपिन चंद्र, ऐसे अनेक चंद्र ने भारत की पहचान को प्रकाशित किया है। चैतन्य महाप्रभु से लेकर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरी दुनिया और संपूर्ण भारत को जगाने का काम किया है। इन सभी महापुरुषों ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत असल में क्या है
और उसकी असली ताकत क्या है। इन्होंने भारत को भी यह एहसास कराया कि हमारी असली पूंजी हमारी संस्कृति है, अतीत का हमारा ज्ञान विज्ञान है। नजरुल इस्लाम और लालन फकीर की कविताओं ने और सत्यजीत रे की फिल्मों ने इस सोच को विस्तार दिया है। साथियों, भारत के ज्ञान विज्ञान और पुरातन पहचान से देश और दुनिया को परिचित कराने का काम जो बंगाल की मिट्टी ने किया है, उस परिपाटी को न्यू इंडिया ने भी जीवित रखने का दायित्व हम सभी का है, यहां के युवाओं का है। ये सही समय है जब यहां से हर क्षेत्र में नई और सक्षम लीडरशिप तैयार करें, जो पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी की वो बात हमेशा याद रखनी है जो उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों से संवाद के दौरान कही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा था, अभी वर्तमान सदी भले ही आपकी है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद के उस विश्वास को, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सभी, प्रत्येक देशवासी को पूरी शक्ति से निरंतर काम करते रहना चाहिए। और इस अभियान में जब पश्चिम बंगाल के बौद्धिक वर्ग, आप सभी साथियों की ऊर्जा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो संकल्पों को सिद्ध करने की गति भी और बढ़ जाएगी। मैं खुद और केंद्र सरकार भी आपके हर कदम, आपकी हर कोशिश के साथ खड़ा होने का प्रयास करेंगे, आपसे सीखने का भी प्रयास करेंगे। आपने जिस आत्मीयता के साथ आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके बीच आकर के कुछ बात करने का अवसर दिया, आपने जो सत्कार किया, सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि आप कोलकाता जब आएं तो इन चारों आइकॉनिक स्थान पे